नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ITSM दिसंबर साइकिल के बैच के बारे में, जो जिनका असाइनमेंट है ET, AR और VR असाइनमेंट। इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ जो है मुझको मोटिवेट रखते हैं और आपके लिए वीडियो लाने में और भी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, और जिससे मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियोस प्रेजेंट करता हूं यहाँ पे और आपको अच्छा स्कोर करने को भी मिलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ जो NMIMS की तरफ से ऑफिशियली आ चुके हैं। आपको अपना असाइनमेंट किसी को शेयर नहीं करना है। आप अपना असाइनमेंट जो बना रहे हो वो 0% कॉपी फ्री होना चाहिए। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। दोस्तों 1% या 0% का कॉपी जो होता है वो पॉसिबल है, बस वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि वो इम्पॉसिबल है। तो आपको ये अपने आंसर्स जो है वो 0% कॉपी फ्री बनाना है। आप अपने असाइनमेंट में अगर किसी पिक्चर का यूज़ कर रहे हो तो वो पिक्चर नॉन कॉपीराइट होना चाहिए, और साथ में अगर आप उस पिक्चर का रेफरेंस लिंक शेयर कर रहे हो तो वो शेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि रेफरेंस लिंक से भी काफ़ी टाइम कॉपी चेकर को ऐसा फील होता है कि आपने आंसर्स कहीं से कॉपी करके लिखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप अपने असाइनमेंट में अच्छा स्कोर कैसे करोगे। तो दोस्तों आपको प्रेजेंट करना अच्छे से होगा। तो प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, असाइनमेंट में आंसर लिखने के लिए आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रखना होगा, जिसको यूज़ करके आप अपना आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो और नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप लोग जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन, तो मेरा सजेशन ये है कि आप एरियल यूज़ कीजिए, और उनके बीच और उन सेंटेंस के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 1.5 हो तो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। और फ़ॉन्ट साइज़ उसका 12, और किसी सेंटेंस को अगर हाईलाइट कर रहे हो तो प्लीज़ कलर मत कीजिए, उसे नॉर्मल बोल्ड कर दीजिए, बस यही बहुत काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों सभी का सवाल ये होता है कि सर यहाँ पे 10 मार्क्स के पेपर में 1000 का लिमिट रहता है, तो कई बार हम लोग का 800 वर्ड या 900 वर्ड होता है, या फिर 1000 वर्ड एक्सटेंड हो जाता है, तो क्या करें। तो दोस्तों आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 900 और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 1100। उससे ज़्यादा आप वर्ड यूज़ मत कीजिए और उससे कम वर्ड यूज़ मत कीजिए। आपको प्रॉपर 900 से 900 प्लस वर्ड्स लिखना है और 1100 माइनस वर्ड्स लिखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोग मत लिखने जाइएगा। अगर लिख लेते हो तो आपका आंसर्स हो सकता है चेक ना हो, जो कंक्लूजन के अंदर आ जाता है 1100 के प्लस जब हो जाएगा तो वो कंक्लूजन हो जाता है और वो आंसर आपका चेक नहीं हो सकता और आपको नंबर कम मिल सकता है। तो कोशिश यही कीजिए कि आपको 1100 के नीचे वर्ड रखना है और 900 से प्लस वर्ड रखना है। ठीक है, तो ये आपका वर्ड का हो गया प्रॉब्लम क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो केस स्टडी है, और साथ में 3rd सेमेस्टर के अंदर लगभग सभी सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने जितने भी असाइनमेंट्स देखे हैं सभी केस स्टडीज़ ही हैं, और बुक के रेफरेंस काफ़ी कम है, और अगर है भी तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है या फिर बहुत ही शॉर्ट नोट पे दिया हुआ है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि आपके बुक में बहुत अच्छा डिटेल नहीं दिया तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उन सोर्सेज का भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी नॉन कॉपीराइट ही होना चाहिए, यानी कि आपने वो आंसर्स खुद से लिखे हैं। ऐसा नहीं कि कॉपी और पेस्ट कर दिया और उसे भेज दिया असाइनमेंट के लिए। तो वैसा नहीं कि आपको अपने आंसर्स अपने खुद तरीके से लिखने, सोच कर कि उसके जगह क्या होने वाला है। आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके उसका पैराफ्रेजिंग भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी जहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया कि द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम लोग IoT भी कहते हैं, इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइस। ये एक इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइस है जो मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल यूज़ करते अपने एक यूनिक आइडेंटिफायर को प्रोवाइड करके। जैसे कि आप कहीं बाहर गए हो लेकिन आपके साथ किसी ने ट्रैकर लगा दिया है और वो आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ के बारे में बता दिया जाता है। उस आदमी जिसने ट्रैकर लगाया है उस आदमी को पता चल जाता है कि आप किस लोकेशन में हो, क्या कर रहे हो इस वक्त, हर एक चीज़। वहाँ पे आपको दूसरे किसी लोग का ज़रूरत नहीं होता कि चलो उस आदमी पे नज़र रखो या फिर उस जानवर वो कहाँ जा रहा है उस पर नज़र रखो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक यूनिक आइडेंटिटी से आप किसी भी आदमी के ऊपर नज़र रख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो उसको।
और ये बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कहीं पे स्टिंग ऑपरेशन करना है तो जो कैमरा, हिडन कैमरा लेकर जाते हैं तो वो भी एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है कि आप किसी एक रैंडम पीपल के शर्ट पे या फिर ऑब्जेक्ट्स पे वो कैमरा फिट कर देते हो, ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर देते हो, और आपको पता चल जाता है ये लोकेशन कौन सा है, वो कहाँ पे है, ये सारा चीज़। तो एक कंपनी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, एक कंपनी है, वो इसका यूज़ कर रहा है अपने इंडस्ट्री के लिए, और वो ये देख रहा है कि जहाँ से वो अपने सारे डेटा को कलेक्ट कर रहा है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो मशीन्स कैसे चल रहे हैं, ये सारा चीज़ इसके अंदर काम का जो है कलेक्शन हो रहा है। द इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्स नेटवर्क सेंसर एंड इंटेलिजेंस डिवाइसेस एंड पुट्स दोज टेक्नोलॉजी टू यूज डायरेक्टली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर के अंदर ये डिवाइस का यूज़ कर रहा है, इंटेलिजेंस डिवाइस का यूज़ कर रहा है, जहाँ से वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और एक एनालिटिक्स प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये प्रोडक्शन कैसा होने वाला है, या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होने वाला है, ये सारा चीज़। तो एज अ कंसल्टेंट टू एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM हु वांट्स टू embrace this technology, what are the potential benefit of this technology। तो एक कंसल्टेंट है OEM जो ये जानना चाहता है कि इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है उस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और उसे हाईलाइट करके आपको बताना है उस फर्म के अंदर कि ये टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, और साथ में इसके क्या क्या चैलेंजेस है वो भी आपको बताने कि आप अगर इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हो अपने कंपनी के अंदर या फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो इसके क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको बताना है। तो चलते हैं इसका पेज रेफरेंस ई बुक के अंदर। तो ई बुक का लिए तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन हार्ड बुक अगर देखना है, अगर आप हार्ड बुक यूज़ कर रहे हो तो हार्ड बुक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पे PDF है, PDF फॉर्मेट में आपको ई बुक और हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से आंसर्स को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं पेज नंबर 14 के अंदर। पेज नंबर 14 में हम लोग जब चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक आता है बेनिफिट्स ऑफ IoT, जहाँ पे टास्क ऑटोमेशन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, बिहेवियर ट्रैकिंग, ये सभी चीज़ों के बारे में बताया गया, और साथ में ये भी कुछ अलग एग्जांपल्स भी बताए गए, एक्सप्लेन किए गए, जहाँ पे इंवेंटरी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रमोशनल एड्स, ये सारी चीज़ों को बताया गया। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर लिखिएगा, ये आपको आपके आंसर्स को कंप्लीट करने में और एक अच्छा प्रेजेंट करने में भी हेल्प करता है। साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट्स काफ़ी कम है, तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके भी लिख सकते हो आंसर। तो इन सभी आंसर्स को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको एक्सप्लेन करके लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बेनिफिट्स का बात हो गया, जहाँ पे आपको 14 पेज नंबर से लेकर 16 पेज नंबर 1.5 में बेनिफिट्स ऑफ IoT के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे 69 पेज नंबर में। 69 पेज नंबर के अंदर हम लोग आ जाते हैं जहाँ पे चैलेंजेस ऑफ IoT के बारे में बताया गया है। तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना है, क्योंकि 1000 वर्ड पे लिखना है आपको। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर इसके जो भी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इन IoT। अब इसके जो भी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को आपको पढ़ना है, जो पेज नंबर 86 तक है उन सभी टाइप्स को आपको पढ़ना है, और आपको पढ़ते हुए इसे अपने हिसाब से लिखना है कि अच्छा ये टाइप जो है इस तरीके के काम में आता है, ये सारे चैलेंजेस उसके अंदर फेस करने को मिलते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। सिक्योरिंग अ डिवाइस इन IoT, किस तरीके से सिक्योर करें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आप लोग चाहो तो उसको लिख सकते हो, वरना आप लोग यहाँ तक जो गेटवे लेवल सिक्योरिटी, स्टोरेज, क्लाउड, इंटरनेट लेवल सिक्योरिटी, ये सारे सिक्योरिटी को बता सकते हो। और चैलेंजेस अगर आप फुलफ़िल करना चाहते हो कि इस चैलेंजेस में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सभी पॉइंट्स को लिखना है, तो आप लोग पेज नंबर 86 तक जाकर इसके सारे जितने भी पॉइंट्स है 7.4, 7.4.1, 4.2, 4.3, जितने भी पॉइंट्स है इंटरप्राइज सिक्योरिटी, इन सभी ये हर एक चीज़ जो है चैलेंजेस है, तो इन सभी को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, और आपको लिखना भी ज़रूरी हो जाएगा अगर आपका 1000 वर्ड कवर नहीं हो रहा है तो। और उसके बाद आप जब इसे लिख लोगे तो फिर आपको इसे अपने हिसाब से इसका कंक्लूज़न देना है, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया गया कि IoT या फिर IIoT का एक एग्जांपल देके ये किस तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप एग्जांपल भी ज़रूर दें। एग्जांपल जो होता है वो एक हर लोगों का अलग होता है, तो आप वो एग्जांपल्स ज़रूर दें। तो ये पेज रेफरेंस है कुछ, और इसके कुछ कंटेंट है जो आपको लिखने हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया गया कि द इंडियन रिटेल इंडस्ट्री हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक एंड फास्ट पेस्ड industries with the entry of several new players. The retail sector is experiencing exponential growth, with retail development taking place not just in major cities and metros but also in Tier 1 and Tier 3. Tier 2 and Tier 3 cities, with customer personalization and convenience being the center stage of most retail offering. Retailers have been experimenting with technology in store via apps within their products with the help of an example of retail firm elaborate how it use IoT to improve operations and customer experience. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक इंडियन रिटेल इंडस्ट्री है जो बहुत ही डायनेमिक तरीके से काम कर रहा है अपने इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ही फास्ट डायनेमिक कर रहा है, मतलब कि बहुत फास्ट तेज़ी से वो चेंज हो रहा है और उसमें डेली कुछ नए प्लेयर्स आ रहे हैं रिटेल सेक्टर के अंदर, जहाँ से उसका एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा हो गया रिटेल सेक्टर के अंदर। और ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ या फिर स्मार्ट सिटीज़ में ही नहीं, और Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ इसके थ्रू क्या हो रहा है, कन्विंसिंग पावर जो हो रहा है कस्टमर के लिए वो काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। और इससे और ये एक एक्सपेरिमेंटिंग भी है कि कोई इंडस्ट्री कोई बिज़नेस जो है इस चीज़ का यूज़ कर, रिटेल बिजनेस रिटेल इंडस्ट्रीज इसका यूज़ करके काफ़ी प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वही बताना है कि इसका कुछ एग्जांपल देकर, रिटेल फर्म का कुछ एग्जांपल देके आपको ये बताना है कि आप IoT का यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस और कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 49 में चलते हैं। दोस्तों ये सारा केस स्टडीज़ है, तो आपको बस पेज रेफरेंस मिल रहा है जहाँ पे आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल दिखेगा और बाकी लिखना आपको आंसर्स अपने वर्ड्स में ही है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचते, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि एप्लीकेशंस ऑफ IT इन रिटेल 3.3। तो इससे आपको पढ़ना है कि रिटेल इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हर एक चीज़ बताया गया। विद द यूज़ ऑफ IoT कस्टमर प्रेफरेंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड डिजिटली। हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे डिटेल करके बताया गया है। तो आपको इन्हें पढ़ना है और इन्हें पढ़कर आपको इसे अपने वर्ड में 1000 वर्ड के अंदर लिखना है और ये आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है 49 से 51 पेज नंबर तक है, यहाँ तक आपको इसे लिखना है और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस इसे आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है। अगर आप एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करें तो वो भी आप कर सकते हो। ये उसका पेज रेफरेंस है, ई-बुक, हार्ड बुक और आपका कंटेंट भी लिखा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की तरफ चलते हैं, जहाँ पे 500 वर्ड्स ईच क्वेश्चन के होते हैं वर्डिंग। अब बढ़ते 3A और 3B की तरफ, लेकिन 3A के और B की तरफ बढ़ने से पहले एक केस दिया, उस केस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि augmented reality AR is a technology that redefines the space and adds a virtual covering or layer over objects with complete geographic specificity. It digitizes your surroundings by creating virtual content in the real world. The disruptive technology has positively impacted various industries. One such industry where AR is rapidly spreading and creating ripples of impact is healthcare, a sector that is always willing to implement or adopt new technologies to further enhance its productivity and efficiency level. On the other hand, virtual reality is used to hospitals for surgery simulation, phobia treatment, robotic surgery and skills training. One of the advantage of this technology is that it allows healthcare professionals to learn new skills as well as refreshing existing ones in a safe environment. दोस्तों जैसे कि हम लोग आज के दौर पे हैं, तो आज का दौर काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और अब जो है सभी चीज़ डिजिटली हो रहा है, सभी चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो रहा है और भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो AR जो है वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो बहुत जियोग्राफिक एरिया में काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और उसके अंदर काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं जिसका यूज़ करके काफ़ी लोग अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं या फिर अच्छा स्किल सीख रहे हैं और जिससे लोग इंडिया को या फिर दूसरे किसी कंट्री को रिवॉल्यूट करने की कोशिश कर, रिवॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ रिवॉल्यूशन आपको हॉस्पिटल प्रोफेशनल जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी मिलता है, जिसके थ्रू वो नया स्किल सीखते हैं और सीखना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है जो इस स्किल को सीखना चाहता है तो वो किस तरीके से सीखेगा, ये सारा चीज़ इसके बारे में अंदर बताया गया है। आप लोग ये केस को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
क्या इसके बारे में बताया गया कि जहाँ पे वर्चुअल रियलिटी जो है वो उसका यूज़ हॉस्पिटल्स में होता है, सर्जरी के दौरान, फोबिया ट्रीटमेंट के दौरान, रोबोटिक सर्जरी के दौरान। ये सारा चीज़ें होते हैं जो वर्चुअल रियलिटी के अंदर आते हैं। जो ऑगमेंट रियलिटी होते हैं वो कुछ अलग वर्ल्ड के होते हैं, कुछ अलग ही दुनिया के होते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं वो। लेकिन आज के टाइम पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दोनों चीज़ सीखना चाहते हैं, वर्चुअल रियलिटी और AR भी सीखना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आने वाले, तो वो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो 3A का जो क्वेश्चन है वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन योर ओपिनियन हाउ कैन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी बी यूज टू मेक इट सक्सेसफुल। अब आपके ओपिनियन में AR और VR किस तरीके से यूज़ करें और उसका यूज़ करके किस तरीके से सक्सेसफुल बने, ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस इज़ इन इम्प्लीमेंटिंग सच VR सिस्टम। और दूसरा ये है कि कुछ आपको डिफरेंट चैलेंजेस बताने हैं जिसका इम्प्लीमेंट करके VR सिस्टम में कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिला है। तो 3A और 3B के लिए हम लोग पेज में चलते हैं। तो 3A के लिए 164 पेज नंबर में हम लोग पहले चलेंगे। तो 164 पेज नंबर के अंदर हम लोग 7.4.5 के अंदर मेडिकल का यूज़ करने को मिल रहा है कि मेडिकल में AR का यूज़ क्या है, ये चीज़ बताना है आपको। तो ये 7.4 के अंदर मेडिकल जो बताया गया है यहाँ पे पूरा डिटेल्स उसका, उस मेडिकल के बारे में बताना है। साथ में मिलिट्री भी है, तो लेकिन मिलिट्री के बारे में पूछा नहीं है, तो मेडिकल के बारे में आपको बताना है। तो AR का क्या यूज़ है, AR किस तरीके से काम करता है, ये सारा चीज़ आपको बताना है। इसको पढ़कर आप चाहो तो एक्सटर्नल सोर्स का भी यूज़ करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 3A AR का बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अगर VR का यूज़ के बारे में बात करेंगे तो 197 में चलेंगे और 8.3.4 के अंदर थेरेपी नाम का एक पोर्शन मिलेगा। वहाँ पे हम लोग को इसके VR का यूज़ का पता चलेगा कि VR किस तरीके से यूज़ होता है और ये क्यों ज़रूरी है एक लर्निंग स्किल एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। ये सारा चीज़ आपको 500 वर्ड्स के अंदर बताने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3A जो है सॉल्व हो गया। अब हम लोग 3B की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम लोग को डिफरेंट चैलेंजेस बताने हैं। तो उसके लिए हम लोग 215 के अंदर चलते हैं जहाँ पे आपको चैलेंजेस फेस्ड विथ वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR के बारे में बताया जा रहा है कि VR में जब कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया किसी चीज़ को तो वो किस तरीके का चैलेंजेस उसमें फेस करने को मिला, यहाँ पे बताया गया है। तो हाई कॉस्ट, आउट ऑफ रीच टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर डिपेंडेंसी, बैंडविथ इंटेंसिव, लेटेनेसी, ये सारा चीज़ों को आपको बताना है, अपने वर्ड में लिखना है और समझाना है कि किस तरीके से हम लोग इसे और अच्छा डेवलप कर सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस, डिफरेंट चैलेंजेस और क्या क्या आने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को आपको प्रेडिक्ट करके भी बताना है। तो ये 3A और 3B का आंसर आपको मैंने बता दिया, जहाँ पे ई बुक का रेफरेंस और हार्ड बुक का रेफरेंस भी दे रखा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहे मैंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।